इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रहमान साहब। आज इनसे जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, इस पर खास बातचीत करेंगे। रहमान साहब, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने ये 29 फरवरी को एक मजमून लिखा था जो इनकलाब में शाया हुआ। मैंने उसमें ये कहा था कि इस वक्त तक जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और मैंने ये इस खदशे का इजहार किया था कि जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये फसादात जब खत्म हो गए थे 29 फरवरी को, तो उस वक्त लिखा था कि जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं बेशतर नामजद नहीं है, जिसका नुकसान ये होता है कि हस्ब मर्जी किसी को भी और कभी भी मुकदमे में मुलव्वस किया जा सकता है। इन तमाम हालात से साफ जाहिर है कि मुसलमानों ने जो जानी और माली नुकसान उठाए हैं वो तो उठाए ही हैं। अब मरे पे 100 दुर्रे के मिस्दाक उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे, जुर्माने आयद किए जाएंगे। नतीजे के तौर पर आने वाले कई साल तक बेकसूर और मासूम लोग जो दरअसल मजलूम हैं, थाना, जेल, कचहरी और शकील कल्ब वकीलों के फंदे में गिरफ्तार रहेंगे। और उस मजमून के आखिर में मैंने ये कहा था कि इन फसादात और इनसे पैदा शुदा मौजूदा हालात के नतीजे में आने वाले जिन खदशात और खतरात का मैंने मुख्तसरन जिक्र किया है, उनके सद्देबाब के लिए लाजिम हो जाता है कि सहाफियों और दीगर माहिरीन की एक कमेटी फौरन से पेशतर तक शवाहिद और जमा करके हाई कोर्ट के सामने रखे, ताकि न सिर्फ ये कि मुल्जिम क्या किरदार को पहुंचे, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम यह है कि बेकसूर और मजलूम अफराद मुकदमों में मुलव्वस होकर मजीद सितम का शिकार ना हो। जी, उसके बाद 5 जब ये चार्जशीट वगैरह फाइल हुई है तो मैंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन को इस फर्द में एक ऐसी साजिश का सरगना करार दिया गया है जिसके तहत शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल बाज लोगों को पैसा देकर चांद बाग में फसाद, लूटमार, कत्ल, डकैती और आगजनी कराई गई जी, और बड़े इसमें संगीन इल्जामात लगाए गए। और उन दिनों तो मीडिया ने तो पहले ही ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा का कातिल ठहरा दिया था। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड पर है कि जैसे ही ताहिर हुसैन पर पुलिस ने जरा से शुबे का इजहार किया तो उसको तक़वियत देने के लिए उसी वक्त उसके मुकफ्फल घर की छत पर किसी चैनल की एक खातून एंकर ने किसी तरह पहुंचकर पत्थर, ईंटें और चंद टूटी फूटी बोतलें उठा कैमरे को दिखाई और इल्जाम लगाया कि चार्जशीट में। तो इसमें देखिए, जो बहुत अहम बात है वो मैं बताता हूँ आपको, जो 5 जून के मजमून में मैंने लिखी थी कि इस किस्म के मुकदमात काफी तूल खींचते हैं और 15-20 साल बाद अगर अदालत इनको बेकसूर करार देकर बरी कर भी देती है तो ऐसा कोई कानून या मैकेनिज्म नहीं है कि जो इन लोगों की कैदो बद में जाया हुई उम्र और नुकसानात का इजाला कर दे। अच्छा, मैंने ये मशवरा दिया था कि संगीनी हालात इस बात की मुतकादी है कि कुछ इंसाफ पसंद कानून का हजरात एक आज़ाद और गैर जानिबदार ग्रुप या कमेटी बनाकर इब्तिदा से तमाम हालात की तफ्तीश करें और एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर मैं शवाहिद हुकूमत के सामने रखें। ये वाक़याती रिपोर्ट अदालत में भी काम आएगी और मुलजिमान की न सिर्फ जल्द बर्रत बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात को अदालत में झूठा साबित करने की कोशिश करें, जो कि मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। इसके बाद परसों मैंने फेसबुक पे ये लिखा जिसका काफी फीडबैक आया है, रद्द-ए-अमल आया है मेरे पास। मैंने लिखा था कि दिल्ली फसादात के सिलसिले में दाखिल शरान, वकला और दीगर इंसाफ परस्तों के जरिए मुल्क गिर पैमाने पर फौरी एहतजाज और कार्रवाई नहीं की गई तो इस मुल्क में मुसलमानों के लिए इंसाफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब देखिए, जहां तक चार्जशीट का ताल्लुक है उसमें आप ये समझिए कि जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश की गई और उस साजिश के तहत फसाद कराए गए, वो सारी की सारी साजिश और वो तमाम वाकयात जो पेश आए उनका इल्जाम उल्टा मुसलमानों पर लगा दिया गया है। बिल्कुल। इस बारे में मैं एक बहुत अभी इस वक्त आपको एक बहुत संगीन ऐसा वाकया है जो जिसका जिक्र करूंगा, वो ये है कि एक बीजेपी की एक वर्कर थी रागिनी तिवारी। उसने वहां आकर बहुत
खतरनाक किस्म की तकरीरें की थी और उसने एक वीडियो बनाकर डाला था बिल्कुल जिसमें उसने ये कहा था, बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार, सनातनियों बाहर आओ, मारो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी, बहुत हुआ, अब जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। ये उसने पूरा वीडियो बनाकर बिल्कुल मौजपुर के करीब ये वीडियो बनाकर और उसने वो डाला था और वो चला काफी, और उसका नोटिस मीडिया ने भी उसका नोटिस लिया था। और लेकिन 4 महीने बाद यानी अब उसका वो फेसबुक अकाउंट भी गायब है और कुछ नहीं पता चल रहा। और जो क्रोनोलॉजी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखी है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये तो आप जानते ही हैं कि कपिल मिश्रा ने जिस तरह की वहां भड़काऊ तकरीर की थी और 3 दिन का टाइम दिया था, पुलिस से कहा था, पुलिस के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में उसने ये बात कही और वो वीडियो भी वायरल हुआ था कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सड़क साफ कराई जाए वरना हम खुद साफ कराएंगे। और उस खतरनाक उस तकरीर को तो एक तरह से मुहर्रक ही समझा गया है फसादात का, क्योंकि उसके फौरन बाद फिर फसादात शुरू हो गए थे। लेकिन पुलिस की चार्जशीट में ना तो रागिनी तिवारी का जिक्र है और ना कपिल मिश्रा की उस तकरीर का जिक्र है। उसके बाद उसी वीडियो में इसने कहा था, रागिनी तिवारी ने, काट डालो जो भी है, काट डालो। और ये क्या भीमती है, क्या ये भीमती है क्या? किसी आदमी को देखकर उसने कहा था कि क्या ये भीम आर्मी का आदमी है या भीमराव अम्बेडकर के आदमी को जिल्लत आमेज अंदाज में उसने भीमती कहा था। अब ये देखिए कि इसमें मैं एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि जो चार्जशीट फाइल की हैं दिल्ली पुलिस ने कही, तो उसमें इन्होंने फसादात की क्रोनोलॉजी दी है कि कब क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, वो क्रोनोलॉजी पर बहुत जोर दिया जा रहा है चार्जशीट के अंदर। और आजकल वैसे भी जो जिक्र इधर उधर बीजेपी वाले बात करते हैं टीवी पर या ये चैनल वाले जब खबरें दिखाते हैं तो उसमें भी वो क्रोनोलॉजी का बहुत रोना रोते हैं। तो अब ये देखिए वो क्रोनोलॉजी उन्होंने जो तारीखी तवातुर दिया है वाकयात का, वो क्या दिया है ये जरा देखिए चार्जशीट के अंदर। और ये बड़ी खतरनाक, अब तक वो कितनी, देखिए पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस वक्त इन्होंने 2650 गिरफ्तारियां बताते हैं कि की हैं, और उस वक्त प्रेस को बता नहीं रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने जो बयान दिए थे वो भी उल्टे सीधे थे, और ये भी नहीं बताया था कि मुकदमे जो 751 मुकदमे दर्ज हुए हैं अब तक, 2650 गिरफ्तारियां हुई हैं, और उनमें 550 गिरफ्तारियां हिंदुओं की हैं और बाकी तमाम गिरफ्तारियां मुसलमानों की हैं। लेकिन उन 550 गिरफ्तारियों में 95% गिरफ्तारियां हिंदुओं की इस तरीके से हुई हैं कि उन पर बहुत मामूली दफात आयद की हैं, जिनसे थाने से ही उनकी जमानत भी हो गई। और वो इस वक्त 2500 के करीब मुसलमान इन फसादात के सिलसिले में जेल में है, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, और उन पर इतने खतरनाक इल्जामात चार्जशीट में आयद किए गए हैं, इतनी खतरनाक दफा ज्यादातर लोगों पर लगाई गई हैं कि उनकी तो जिंदगी ही जेल में गुजर जाएगी। अब जरा वो मैं क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं कि वो क्रोनोलॉजी इन्होंने चार्जशीट में क्या दी है, और तारीख के हिसाब से दी है कि सुनिए, 13 दिसंबर को जामिया मिल्लिया में तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया। ये पुलिस की चार्जशीट कर रही है जी। 15 दिसंबर को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक तशद्दुद का वाक़या पेश आया। अब ये इसकी तफसील इन्होंने इस तरह से नहीं दी है कि वो तशद्दुद किसने किया, किसने शुरू किया, किसकी तरफ से हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, उसका मकसद क्या था, उसका क्या सबूत है, जो कुछ भी इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तो क्रोनोलॉजी है। 15 दिसंबर को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तशद्दुद का वाक़या पेश आया। उसके बाद 16 दिसंबर को जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में तशद्दुद का वाक़या पेश आया। उसके बाद 15 दिसंबर को जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई थी ताकि, और उसमें चार्जशीट क्या है, ताकि रखा जा सके, ये चार्जशीट कर रही है। उसके बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग में एहतजाज शुरू हो गया। अब आप ये देखिए कि 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2020 तक सिलसिलेवार और मंसूबाबंद तरीके से मेन रोड को ब्लॉक किया गया। कहां कहां? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, यानी वहीं शुमाल मशरकी दिल्ली में,
जैसे सीलमपुर, दयालपुर, ज्योतिनगर, खजूरी खास, भजनपुरा और शास्त्री पार्क। यहाँ मंसूबाबंद तरीके से सिलसिलेवार मेन सड़कों को, खुसूसी जो खास सड़कें थी उनको ब्लॉक किया गया। और 22 फरवरी को सुबह 10:30 बजे, अब ये तारीख बहुत अहम है, 22 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जाफराबाद की मेन रोड पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जो भारत बंद की कॉल दी थी, उसके रद्देअमल के तौर पर जाफराबाद की मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, अब देखिए, अब एक बड़ा संगीन मरहला आता है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि 23 फरवरी के वाकयात जिस दिन शुरू हुआ, उसको पुलिस, उसके बारे में पुलिस क्या कह रही है, उसके बारे में ये कह रहे हैं 23 फरवरी को आपको याद होगा कि कपिल मिश्रा ने वहां पर वो तकरीर की थी कि हम बस फौरन हटा दिया जाए और ये रोड खुलवाई जाए मौजपुर की और जाफराबाद वगैरह, और अगर नहीं खुलवाई पुलिस ने तो हम खुलवा रहे हैं और हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। फिर हमारी, और ये सीनियर पुलिस अफसर वहां पर मौजूद थे, एसीपी डीसीपी लोग वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने वो तकरीर की थी। और उस तकरीर को कई गया, प्रेस में भी रिपोर्ट हुआ कि भड़काऊ भाषण कपिल मिश्रा ने दिया, लेकिन चार्जशीट में उसका कोई जिक्र नहीं, कोई इल्जाम लगाया गया ना, उसके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया गया। अब देखिए कि 23 फरवरी को पुलिस ये अब चार्जशीट कह रही है, सुनिए चार्जशीट क्या कह रही है, ये अंग्रेजी में है, मैं इसका तर्जुमा हाथ क्या कर रहा हूं कि 23 फरवरी को 3 बजे ये इत्तला मिली कि 66 फुट की रोड जो है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास की, और वहां पर बहुत से लोग मौजपुर चौक में जमा हो गए हैं और उस रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से 750 मीटर दूर एक रोड है, वहां लोग जमा हो गए हैं। कौन खुलवाना चाहता था वो रोड, किन लोगों ने वो रोड खुलवाने की 23 फरवरी की कोशिश की। और ये कह रहे हैं कि 3 फरवरी को हमको इत्तला, 23 फरवरी को 3 बजे हमको इत्तला मिली। इससे पहले के वाकयात ये चार्जशीट में अभी नहीं बता रहे हैं, ये मैं आप उस पर पॉइंट बाद में आऊंगा। उसके बाद कहती है चार्जशीट के जब ये हमें इत्तला मिली तो जाफराबाद और करदमपुरी के जितने भी वो सपोर्टर थे जो रोड ब्लॉक करने की को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी हिमायत कर रहे थे, और जो हजारों में थे वो जमा हो गए, यानी मुसलमान। भाई कौन कर रहा था एहतजाज, भाई मुसलमान कर रहे थे सीएए के खिलाफ एहतजाज। हजारों की तादाद में लोग वहां जमा हो गए, जो उसके बाद उनके सामने बहुत से लोग जमा हो गए जो उस रोड को खुलवाने की मांग कर रहे थे, जो मेट्रो स्टेशन के पास वाली रोड थी जाफराबाद की। तो वहां जाकर पुलिस ने दखल अंदाजी की और भीड़ को तितर बितर कर दिया और लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये यानी यहाँ पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखा रही है कि हमने उस भीड़ को, दोनों तरफ की भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन सिचुएशन खराब होती गई और ये टेंशन जो थी फैलती गई। वेलकम, जाफराबाद, दयालपुर, उस्मानपुर, भजनपुरा, गोकलपुरी, खजूरी खास, यहाँ तक ये सारी टेंशन फैल गई और कहीं कहीं पत्थरबाजी के भी वाकयात पेश आए और शेरपुर चौक, चांदबाग वगैरह के इलाके में सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने पत्थरबाजी की, ये चार्जशीट कह रही है जी। 23 फरवरी की सुबह को जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास 2000-3000 मर्द औरतें जमा हो गए थे, उन्होंने जो इलाकाई वही मकामी जो भीड़ थी, उन्होंने 66 फुट रोड खोलने की मांग की, वही मौजपुर चौक में जमा होके। यानी ये हिंदू थे गोया, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि भाई ये सड़क खोली जाए। और इत्तला ये मिली, ये पुलिस की जबान है, पुलिस चार्जशीट में कह रही है कि हमें इत्तला मिली कि सीएए के खिलाफ जो एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने बी ब्लॉक यमुना विहार की ब्लॉक कर दी है और यही एहतजाजी लोग जो हैं ये वहां साइड रोड, स्लिप रोड जैसे कहते हैं, वजीराबाद की स्लिप रोड पर भी बैठ गए हैं और चांदबाग और वजीराबाद की रोड वगैरह भी ब्लॉक कर दी है। और अच्छा, उस वक्त तो कपिल मिश्रा की जो स्पीच हुई थी उसको इन्होंने जिक्र नहीं किया है, उसका जिक्र करने के बजाय वो ये कहते हैं, यूं ही एक रवा रवि के तौर पे कहा गया है कि भाई वो मौजपुर में एक वो थी मजमा था जो बस बात कर रहे थे कि 66 फुट की रोड खोल दी जाए और
उसके बाद जो तशद्दुद हुआ शुरू हुआ, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुसलमानों पर डाल दी है, सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों का जिक्र करके। यानी उन्होंने कहा कि भाई वो जो थे सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाली जो भीड़ थी उसने तशद्दुद शुरू कर दिया। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चार्जशीट ताहिर हुसैन के खिलाफ फाइल हुई है, वो बहुत खतरनाक चार्जशीट है एक, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, जिस साजिश के तहत इन्होंने अपनी कंपनी से 100-125 करोड़ रुपया भी मुंतकिल किया, और यानी है कि उस फसाद को करने के लिए पैसे का इंतजाम किया, और उसका कई दूसरी जो तंजीमें हैं और उनसे ताल्लुक भी दिखाया है। और इसका ट्रंप की, अमेरिकी सदर ट्रंप की आमद से भी इसका इस तरीके से कनेक्शन साबित किया है, राब्ता या ताल्लुक साबित किया है कि ये लोग ट्रंप के आने पर एक बहुत बड़ा धमाका करना चाहते थे, और उसकी साजिश इन्होंने शुरू कर दी थी 8 जनवरी से। अब यहाँ एक नुक्ता देखिए, झूठ किस हद तक बोला गया है, इस हद तक बोला गया है कि जब ये ट्रंप की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं कि ट्रंप से इसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये कहते हैं कि फला तारीख को ताहिर हुसैन ने जाकर फला फला से मीटिंग की। अच्छा, इससे पहले वो जो औरत थी जिसने वहां ये सब कुछ हंगामा यानी करवाया, वो स्पीच देकर काट दो मार दो, उसके सिलसिले में एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि उसने एक चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया, और उस चश्मदीद गवाह के बयान पर उसके दस्तखत लिए गए, और वो चश्मदीद गवाह का बयान पुलिस को भी भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा गया, और हकूक़ इंसानी कमीशन को भी भेजा गया। तो उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो खुफिया रखा गया है, ताकि अदालत में जब वो उसके कोई खतरा ना पहुंचे और फिर अदालत में उसको वो दोहराए बयान उस मकसद के तहत। लेकिन वो बयान जो है वो बिल्कुल साफ बताता है कि उस औरत ने वहां आकर ये भड़काऊ भाषण भी दिया, और उसने खुद अपनी बंदूक से वहां गोलियां चलाई, और उसकी एक गोली एक लड़के के सर में लगी भी। ये एक चश्मदीद गवाह का बयान मौजूद है। और अब ये जो अब साजिश को देखिए, ये बड़ी खतरनाक चार्जशीट है, क्योंकि इसमें तो ये कहा जा रहा है कि गोया मुल्क दुश्मन कार्रवाइयां कर रहे थे, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे थे, और ये इन्होंने शाहीन बाग में जाकर 8 जनवरी को एक मीटिंग की ताहिर हुसैन वगैरह ने, और अब वो मीटिंग की उमर खालिद से, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बानी हैं, 2 खालिद सैफी और उमर खालिद जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, ये लोग भी मौजूद थे। और इन्होंने ये कहा कि हम ट्रंप के आने पर, ट्रंप आ रहे हैं इंडिया, अमेरिकी सदर, और उसके आने पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका किया जाएगा। अब ये सुनिए कि उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था ट्रंप के आने के बारे में, और सिर्फ वजीर आजम की 7 जनवरी की रात को बात हुई थी अमेरिकी सदर ट्रंप से, और जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था, ना गवर्नमेंट ने उस सिलसिले में कोई बयान दिया था, ना कोई प्रेस रिलीज उस वक्त तक जारी की थी। लेकिन इन लोगों को पता चल गया, यानी पुलिस की चार्जशीट कह रही है कि ताहिर हुसैन, उमर खालिद सैफी वगैरह, इन लोगों को गोया पता चल गया था, और इन्होंने फौरन 8 जनवरी को जाकर वो मीटिंग कर ली। किसी बिल्कुल मालूम था पूरे हिंदुस्तान में, किसी इंटेलिजेंस नहीं गई थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं दी गई थी, लेकिन ताहिर हुसैन को पता चल गया था कि ट्रंप आ रहे हैं, और उसने जाकर वो साजिश भी रच ली, उनसे मुलाकात भी कर ली, जहां ये साजिश रची गई कि धमाका किया जाएगा, ये किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, फसाद कराए जाएंगे। ये पुलिस की चार्जशीट कह रही है।
तो अब ये बताइए कि जब अच्छा फिर ये जितने भी लोग ज्यादातर लोगों को उस साजिश में मुलव्वस बताया गया है और ये कहा गया है कि फला आदमी ने इस साजिश में ये रोल अदा, अब वो सारे फर्जी उनके किरदार कि किसने क्या रोल अदा किया उस वाकयात दर्ज कर लिए गए कि फला आदमी का ने भी किरदार अदा किया, फला आदमी ने भी किरदार अदा किया, बाहर से ईंट पत्थर लाए गए, धारदार हथियार लाए गए और वो आछी असलाह भी लाया गया, उनसे वहां गोलियां भी चलाई गई। ताहिर हुसैन के भाई ने उससे जरा पहले 100 गोलियां खरीदी। अब आप ये बताइए कि क्या कोई आदमी जो फसाद करना चाहता हो, जो इतना खतरनाक जुर्म है, उस फसाद को करने के लिए क्या वो अपने लाइसेंस रिवॉल्वर या बंदूक से गोलियां चलाएगा और उसके लिए पहले गोलियां खरीदेगा और ताकि वो उसमें इस्तेमाल हो जाएं? और चार्जशीट में कहा गया है कि इन्होंने 100 गोलियां खरीदी जिसमें से 70 गोलियों का ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी ये बात कहकर वो ये कहना चाहते हैं कि वो 70 गोलियां इन्होंने फसाद में चलाई। रहमान साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस को कौन रोकेगा और कौन सवाल करेगा कि ये गलत हो रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस सिलसिले में लोगों को फौरी तौर पर हरकत में आना पड़ेगा जी। और इसके लिए जरूरी है कि एहतजाज शुरू किया जाए, लिखकर एहतजाज किया जाए, फसादात का जिक्र किया जाए, हुकूमत के सामने ये बात रखी जाए और कुछ ऐसे लोग यानी ऐसे सवालात हों जो अब पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, वहां पर सवालात इस फसादात के सिलसिले में मुझे उम्मीद तो है कि कोई ना कोई उठाएगा जी। और पुलिस ने जिस तरह की तफ्तीश की है उस बारे में सवालात उठाए जाने चाहिए। रहमान साहब, ये पूरा मामला सियासी है और सियासी पार्टियां खामोश हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, सियासी पार्टियों का जहां तक ताल्लुक है, अगर वो जर्रा बराबर भी पुरखुलूस तरीके से इस चीज को देखते तो जिस वक्त ये फसाद हुआ था उसी वक्त बहुत जबरदस्त सियासी पार्टियों की तरफ से एहतजाज वगैरह कुछ होना चाहिए था। बिल्कुल बराए नाम कांग्रेस ने कुछ कहा और कहकर खामोश हो गए, तो इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों के सिलसिले में और उनकी आफियत के सिलसिले में सियासी पार्टियों को कोई ना फिक्र है, ना वो इस बात का कोई नोटिस लेती हैं कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा किया जा रहा है। रहमान साहब, आपकी तरफ से कानूनी चाराजोही क्या होगी? देखिए साहब, मेरी 2 तजवीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें सहाफ़ी हजरात हों, वकील लोग हों, जो इस वाक़े की शुरू से तहकीक करे, वाक़याती अंदाज में भी और कानूनी नुक्ता नजर से भी, और एक रिपोर्ट पूरी कंप्लीट इस फसाद के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों पर जुल्म हुआ, जायदाद किन की बर्बाद हुई, किन की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा, कौन लोग मरे, और वो तमाम वाकयाती सबूत की रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट के सामने रखी जाए, पार्लियामेंट में रखी जाए। एक तो बात है ये। अब मसला आता है दूसरा। मसला ये है कि पुलिस दावा कर रही है कि हमने तफ्तीश कर ली है और हमने चार्जशीट बनाकर पेश कर दिया, मामला कोर्ट में चला गया। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूं कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा तज्जिया बताया चार्जशीट के बारे में, और इससे और भी ज्यादा संगीन मामलात हैं, बड़े संगीन तरीके से झूठ बोला गया है। तो मैं इन चार्जशीट्स को सामने रखकर और इन सब का कानूनी तज्जिया कर रहा हूं, और वो किताबी सूरत में शाया होगा वो कानूनी तज्जिया, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। और फिर वो किताब ना सिर्फ ये कि वकीलों के काम आएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट का मैं शुरू से वो सब कुछ मैंने उसके नोट्स ले रखे हैं, सब कुछ लिख रखा है, रिकॉर्ड पर है। और जो अब पुलिस अब जो कह रही है वो सामने आ गया है। जो कुछ भी चार्जशीट में पुलिस ने कहा है उसका तज्जिया करके और पब्लिक के सामने लाऊंगा, क्योंकि चार्जशीट तो एक अवामी दस्तावेज होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं उसके बारे में, कोर्ट में भी, बाहर भी, सियासी सतह पर भी, पार्लियामेंट में भी। तो वो एक मुकम्मल मुफस्सल तज्जिया होगा इन चार्जशीट्स का, जो मुसलमानों के खिलाफ फाइल की गई हैं, उन मुसलमानों के खिलाफ जो मजलूम थे फसाद में, और वो चीज बहुत काम आएगी। इससे वो एक्सपोज भी होंगे, बेनकाब होगी पुलिस कि उसने किस तरह बेईमानी की है और क्यों की है, और कानूनी नुक्ता नजर से अदालत में भी वकील उन तमाम चीजों का, उस तज्जिए का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये 2 तजवीज मेरी हैं अभी तक। तो
रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रहमान साहब। हम इसे दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इस पर खास बातचीत कर रहे थे। शुक्रिया।